हाँ, तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 11 आज करेंगे हम लोग ये वीडियो में। और आगे के इन्वर्स ऑफ आगे जो एक्सरसाइज है 2.5 दैट इज़ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स करने से पहले उसके कुछ बेसिक्स है, वो बेसिक्स सीखेंगे आज वीडियो में, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, जैसे ये मैट्रिक्स है, एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मतलब क्या कर रहा है कि ये एक मैट्रिक्स है, इसको अपने को दो मैट्रिक्स के सम में दिखाना है, दैट इज़ पहला मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स। तो पहला मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, पहला मैट्रिक्स सिमेट्रिक होना चाहिए इसी का, और दूसरा वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। अब जैसे देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स न तो सिमेट्रिक है नहीं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कभी भी आपको ऐसा आ जाए जहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स दिया और आपको बोला है कि एक्सप्रेस एज सिमेट्रिक एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसके लिए मान लेते सपोज ए है, तो फॉर्मूला ये लगाना आपको जो मैं लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए टी प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए टी, जहाँ पर ही ए मतलब गिवन मैट्रिक्स रहेगा, ए टी मतलब जो भी मैट्रिक्स दिया इसका ट्रांसपोज। तो आपको क्या करना है, सम ऑफ हाफ ऑफ सम ऑफ द मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज विद द हाफ ऑफ द सम ऑफ द मैट्रिक्स एंड द डिफरेंस ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। तो ए तो दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं पहले, सबसे पहले तो ए टी निकाला, तो ए टी बोलो क्या आएगा 4। ट्रांसपोज तो आपको पता है क्या करते हैं कि हम जो रो है उसको कॉलम में बना देते हैं, 4 माइनस 2, ये भी रो को हम क्या करेंगे कॉलम में, 3 माइनस 5। फिर उसके बाद में अपना ए है ए टी, ये निकाल लेते हैं, मान लेते हैं सपोज ये पी है, दिस इज़ व्हाट पी। सो देयरफॉर लेट पी इज इक्वल्स टू, हाफ बाहर रखते हैं और यहाँ पे ए प्लस ए टी ये कर लेते हैं। सो हाफ ए यहाँ पर क्या एक्चुअली में, ए जो है ये वाला है गिवन मैट्रिक्स 4 3 माइनस 2 माइनस 5 प्लस ए टी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, तो हो जाएगा 4 3 माइनस 2 माइनस 5 बराबर है। सो हाफ, अभी क्या करेंगे, ये ए और ए टी को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे ऐड होएगा, 4 + 4 8 माइनस 2 + 3, तो कितना मिलेगा आपको 1। 3 + -2 दिस इज ऑल्सो 1। 5 + -5 -10। हाफ जो 2 बाहर डिवाइड कर रहा है, जो मैं ब्रैकेट में अंदर लेके जाऊंगा, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से अपने को बोलो क्या मिलेगा, जो 2 है सबको डिवाइड करेगा, क्या मिलेगा 4, दिस विल बिकम 1/2। ये क्या हो जाएगा बताओ, ये भी 1/2 और ये हो जाएगा -5। अभी जो मैट्रिक्स मिला है क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यस। देखो इसको ट्रांसपोज करके देखो क्या मिलेगा आपको, वही सेम मिलेगा ना, करके देखते हैं। कॉलम को, रो को कॉलम करता हूँ 4 1/2, इसको रो है कॉलम करता हूँ 1/2 -5, आ गया सेम। इसका मतलब हम जब ये अप्लाई करते हैं कोई भी मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज से ऐड करके हाफ करते हैं, तो जो नया मैट्रिक्स मिलता है वो क्या होता है, गिवन मैट्रिक्स से हमने जो मैट्रिक्स था वो सिमेट्रिक नहीं था, लेकिन हमने सिमेट्रिक बना दिया ये वाला फार्मूले से। ये वाला फार्मूले से सिमेट्रिक बनेगा और ये वाला फार्मूले से क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। और अपने क्या चाहिए, वी वांट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अभी निकालते हैं हम लोग, सपोज क्यू ले लिया, इसको क्यू मान लिया, हाफ ए माइनस ए टी, सो हाफ ए क्या ओरिजिनल मैट्रिक्स है, 4 3 -2 -5 माइनस ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज तो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, ये 4 -2 3 -5 ब्रैकेट क्लोज, हाफ 4 - 4 0 -2 -3 -5 3 - 2
3 माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, -5 ये भी हो गया 0 हो गया। अभी 2 सबसे डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा 0 माइनस 5/2 5/2 एंड अगेन 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये हमने क्या लिया था, P लिया था, ये क्या ले लिया था Q। सो देयरफॉर A कैन बी रिटन एज P प्लस Q वेयर P इज़ नथिंग बट हाफ ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो गया 4 1/2 1/2 -5 सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस Q इज़ Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 5/2 -5/2 0। अब इसको ऐड नहीं करना आपने, क्योंकि क्वेश्चन ये था कि आपको केवल शो करना था सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें दो सम है, एक तो ये सम है, दूसरा इसी के अंडर में सब पार्ट है सेकेंड सब पार्ट भी आप लोग ऐसे ही कर लेना। फॉर्मूला आपको याद रखना है कि a प्लस ए टी को हाफ़ कर देंगे तो यू विल गेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a माइनस ए टी को हाफ़ कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर दोनों को ऐड करना है, ऐड करते हुए दिखाना है, ऐड करना नहीं है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही सेकंड क्वेश्चन आप करना है। हाँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसका छोटा सा बेसिक कंसेप्ट सीख लेते हैं। इट्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो होता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वो 3 टाइप का होता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन से आपको पता चल रहा होगा कि अपने को यहाँ पर ना जो भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या होता है, रो होता है और कॉलम होता है, तो उनका ट्रांसफॉर्म करना है। वो ट्रांसफॉर्म किस तरह के होते हैं, 3 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। फर्स्ट है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम। मतलब ऐसा नहीं कि रो को कॉलम में ट्रांसफॉर्म करना है और कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, ऐसा नहीं होगा। एक रो दूसरे कॉलम में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और या फिर एक कॉलम का पहला वाला या दूसरा कॉलम, पहला कॉलम या दूसरा कॉलम बाकी कॉलम में ट्रांसफ़र हो सकता है। एग्जाम्पल, ये इंटरचेंज ऑफ एनी रो, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। एग्जाम्पल में देता हूँ कि सपोज़ ये दिया हुआ है कि 4 6 2 1 है, और अपने को मालूम है ये क्या है R1 है, ये क्या है R2 है, R1 एंड R2। R1 और R2 यहाँ पर क्या है, R1 और R2 दे आर रोज़, पहला रो और ये सेकेंड रो है। और सपोज़ मैंने क्या किया, इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है परफॉर्म द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन है R1 इंटरचेंजेस विथ R2। इसका मतलब क्या था, इंटरचेंजेस मतलब R1 R2 बन जाएगा और R2 R1 बन जाएगा। यानी हम इसको कर सकते हैं कि ये जो दिख रहा है ना R2 टेक द प्लेस ऑफ R1 2 1 एंड 4 and 6 विच आर द एलिमेंट ऑफ R1 बिकम्स द एलिमेंट्स ऑफ R2, मतलब हो जाएगा 4 6। तो मैंने जो भी यहाँ पर किया ये रो वाइज ट्रांसफॉर्मेशन था, रो वाइज ट्रांसफॉर्मेशन था। और सपोज मुझे कॉलम वाइज करना है, ये एग्जांपल ले लो कि ये दिया हुआ है C1 और ये क्या दिया हुआ है C2, और अपने को बोला है कि परफॉर्म C1 इंटरचेंजेस। इसका मतलब क्या था, इंटरचेंजेस विद कॉलम 2। तो नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, ये C2 टेक्स द प्लेस ऑफ C1, C1 टेक्स द प्लेस ऑफ C2। तो आपको मिलेगा 6 1 या फिर 4 and 2, बराबर है कि नहीं। जो मैंने एग्जांपल दिया, एग्जांपल 1, इसमें मैंने 2 ट्रांसफॉर्मेशन की, R1 इंटरचेंजेस विथ R2, C1 इंटरचेंजेस विथ C2। लेकिन दूसरा एक एग्जांपल और देता हूँ मैं 3/3 का। सपोज दिया हुआ है 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सपोज़ मुझे यहाँ पर पहले रोज़ देख लेते हैं। रोज़ 3 है, R1 है, R2 है और R3 है, बराबर है। और सपोज मैंने ऐसे लिखा कि R1 इंटरचेंजेस विथ R3, यानी कि R1 को R3 के प्लेस पे लिख देंगे और इसको यहाँ पर ले जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा बताओ, ये जो दिख रहा है ना 10 11 12, 10 11 और 12 ऊपर चला जाएगा। ये इसमें कुछ भी नहीं हो रहा ना, ये तो एज इट इज़ है, क्योंकि इंटरचेंज किसका हो रहा है, R1 और R3 का हो रहा है। तो 7 8 9 और 4 5 6 कम्स टू द प्लेस ऑफ R3। ये हो जाएगा 4 5 and 6। जैसे मैंने रो वाइज ट्रांसफॉर्मेशन किया, कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्मेशन भी जैसा दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन रहेगा वैसे आप कर सकते हो। तो ये एग्जांपल था
जहाँ पर आप इंटरचेंज कर सकते हो कॉलम वाइज का ऑफ एनी टू रोज एंड एनी टू कॉलम। ज़रा सेकंड देख लीजिए, सेकंड में क्या लिखा गया है। सेकंड में है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एनी रो बाय कॉलम और स्केलर। तो सेकंड का एग्जांपल देना रहेगा तो अपन दे सकते हैं कि सपोज़ 4, 7, 10, 11 यहाँ पे दो रोज़ है, R1 है, दूसरा क्या है R2 है, बराबर है। और सपोज़ परफॉर्म करने के लिए कहा है 3R2, क्या परफॉर्म करने के लिए कहा है 3R2। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो एनी कॉलम बाय स्केलर। बाय स्केलर मतलब क्या होता है एक्चुअली में, दिस इज़ नॉन ज़ीरो स्केलर, मतलब कोई एक नंबर है। 3R2 का मतलब ये है कि रो 2 में दो एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट में मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 3 का मल्टीप्लाई इधर भी करूँगा तो इधर भी करूँगा, यानी कि वी आर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन ऑन इट। सो दैट इज़ 4, 7 एज इट इज़। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 30, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 33। सपोज़ एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, 7, 2, 1, -1, -2, -3, 4, 5 एंड 7। सपोज ये दिया हुआ है, ये कॉलम नंबर 1, दिस इज़ कॉलम नंबर 2, दिस इज़ कॉलम नंबर 3, दिस इज़ R1, R2 एंड सपोज दिस इज़ R3। और यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशन करने के लिए कहा है। सपोज़ बोला है फर्स्ट वाला ये 4R2, फाइंड 4R2 एंड सेकेंड बोला है फाइंड 5C2 फाइंड करने के लिए बोला है। तो सपोज मुझे 4R2 निकालना है, तो R2 में कितने एलिमेंट है 1, 2, 3, इन तीनों एलिमेंट में क्या मल्टीप्लाई करूँगा मैं 4 का। जब मैं इसका 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो व्हाट अबाउट अदर, आई विल राइट एज इट इज 7, 2, 1, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भी लास्ट वाला 4, 5, 7 कुछ नहीं करना है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 4R2 बोला है ना। तो ये हो जाएगा -4, दिस इज़ -8, दिस इज़ -6। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ if they are asking to find out 4R2, if they are asking us to find out 5C2 or perform 5C2 on the given example or on the given matrix, तो उसका क्या हो जाएगा बताओ। 5C2 मतलब जो सेकेंड कॉलम दिख रहा है, सेकेंड कॉलम में आपको क्या मल्टीप्लाई करना 5 का, इसमें 5 का, इसमें 5 का, इसमें 5 का। व्हाट अबाउट अदर, ये तो एज लिखना है। तो 7 - 1 4, 5 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10 -10 एंड 25। और इसका ये एज इट इज़ 1 -3 एंड -7। थर्ड जो है एडिंग द स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। यहाँ पर कॉलम और यहाँ पर कॉलम भी आ सकता था। ठीक है, अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा ये क्या है एक्चुअली में। सपोज़ 3/3 का एग्जांपल लिया, 4, 7, 11, -10, -9, 2, 3, 4 एंड अगेन 2, R1, R2 एंड R3 दिया हुआ ऐसा, ये एग्जांपल है। और सपोज़ अपने को बोला है परफॉर्म करने के लिए R1 एंड R2, R1 + R2 बोला है फाइंड करने के लिए, यानी दे आर आस्किंग अस टू ऐड द एलिमेंट ऑफ R1 एंड R2। तो R1 और R2 का एलिमेंट ऐड करूँगा, तो जब मैं ऐड करूँगा तो एलिमेंट कहाँ लिखूँगा मैं, क्या R1 में लिखूँगा या R2 में लिखूँगा, मैं R1 में लिखूँगा। क्योंकि जो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन सपोज R1 + R2 लिखा है, तो जो इन दोनों को जो ऐड करके जो नंबर आएगा वो R1 पहले लिखा है ना, तो R1 में आएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा 4 + R1 + R2, R1 + R2, R1 + R2, तो -10, 7 + -9, दिस इज़ 11 + 2। बाकी का एज इट इज़ -10, 3, -9, 4, 2 एंड 2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू
4 माइनस 10 माइनस 6, 7 माइनस 9 माइनस 2, दिस इज़ 13, माइनस 10 माइनस 9 2, 3 4 एंड 2 बराबर है। तो जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ इसके पहले भी एग्जांपल दिए रहेंगे, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा अच्छी जो एग्जांपल दिया वो नोट डाउन कर लेना अच्छी तरह से। तो मैंने बताया आपको R1 प्लस R2, तो यहाँ इसमें परफॉर्म क्यों किया, यहाँ पर R1 में जो भी दोनों ऐड किया R1 में ऐड किया। लेकिन सपोज़ दूसरा, ये फर्स्ट एग्जांपल था इसका, लेकिन सपोज सेकेंड एग्जांपल में मैंने बोला फाइंड R2 प्लस R1, तुम बोलोगे कि R1 प्लस R2 एंड R2 प्लस R1 सेम है, नहीं, हमें R2 और R1 इसके, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसमें R2 प्लस R1 निकालना है। तो जो भी मैं ऐड करूँगा तो ऐड में R2 में करूँगा, यानी दोनों को ऐड करके आंसर R2 में लिखूँगा, क्योंकि R2 पहले लिखा है। तो मैं ऊपर वाले को एज लिखूँगा 4 7 11, यहाँ पे क्या लिखूँगा बताओ, 4 प्लस माइनस 10 तो माइनस 6, 7 माइनस 9 तो यू विल गेट माइनस 2, 11 प्लस 2 13, तो ये लास्ट वाला एज इट इज़ 3 4 2 बराबर है कि नहीं। तो इसको ऐसा लिखने के बजाय कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा भी लिखा जाता है। इसका मतलब ये है आपको ये परफॉर्म करना है और ये परफॉर्म करके आंसर R1 में लिखना है, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाता है, यानी आपको ये परफॉर्म करना है और परफॉर्म करके आंसर कहाँ लिखना है, R2 में लिखना है, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल, एक एग्जांपल और मैं देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल को आप लोग अच्छी तरह से कॉपी कर लो, सो दैट मैं सेकेंड एग्जांपल दे सकता हूँ उसका। अच्छा, तो सी पार्ट का सेकेंड एग्जांपल कोई 3/3 का ले लेता है, 1 2 3 4 1 3 6 7 1, ये सपोज अपन ने ले लिया वो एग्जांपल, और अपने को करने के लिए बोला है R1 प्लस 2 R2, यानी हमें परफॉर्म क्या करना है, हमें परफॉर्म ये वाला चीज़ करना, R1 प्लस 2 R2, यानी वी हैव टू ऐड R1 विद द 2 टाइम्स ऑफ R2। जो R2 दिख रहा है ना, इसका क्या करना है, 2 टाइम्स करना है, R2 का 2 टाइम्स, यानी क्या हो जाएगा इसका 2 टाइम्स, 4 2 ज़ा 8 प्लस R1 प्लस 1 9, तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, और वो कहाँ लिखना है, आपको R1 में लिखना है। ऐसा केवल ये दिया है तो R1 में लिखना है, या फिर ये भी दिया हुआ है तो तभी भी आपको क्या लिखना है, R1 में ही लिखने का है, ठीक है। तो जो आपको करके दिखाता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, R1 एज इट इज़ 1 प्लस 2 इंटू R2 4, यहाँ के लिए R1 कितना है 2 प्लस 2 इंटू R2 इज़ 1, यानी हम R1 को R2 के एलिमेंट है उसका डबल से ऐड कर रहे हैं, वही कर रहे हैं ना, ये R1 है ये R2 है, तो R2 का डबल करके 1 से ऐड कर रहे हैं, R2 को डबल करके 1 से ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली ये वाला भी क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 इंटू 3, बाकी क्या करना है एलिमेंट एज इट इज़ 4 6 1 7 1 7 3 1, तो क्या हो जाएगा बताओ, 4 2 ज़ा 8 9 4 2 2 ज़ा 4, और ये क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 9, बाकी एज इट इज़ 4 1 3 6 7 1, ठीक है। तो अभी एक्सरसाइज की मैं इससे रिलेटेड जो हमने आज किया है, इससे रिलेटेड जो सम्स है एक्सरसाइज के, पहले वो कर लेते हैं। हाँ, एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 में हमने जो सीखा आज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो 3 मेथड के हैं, ये 3 सम है, 3 सम आज करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है ये इसमें R1 ये R2 C1 C2, देखिए हमें क्या परफॉर्म करना है, हमें परफॉर्म करना है R1 और R2 को इंटरचेंज करना है, यानी R1 और R2 को इंटरचेंज, यानी ऊपर और ये नीचे, ये 2 2 3 -4 नीचे, तो इसका एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है। अब C1 इंटरचेंजेस विद C2, C1 मतलब ये, C2 मतलब ये, C1 है और ये क्या है C2 है, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। जब दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे तो बोलो क्या आएगा, 4 - 5 यहाँ पे आ जाएगा, 4 - 5 2 1 उधर चला जाएगा, 2 and 1,
बराबर है। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले 3R2 करना है, तो सबसे पहले हम करते हैं 3R2 इज सेम एज 3R2 का मतलब क्या है, ये R2 ये R1 है, R1 R2 और ये R3, हमें 3R2 करना है। यानी ये जो एलिमेंट दिख रहा है इन सब में 3 का मल्टीप्लाई करना है, बाकी का एज इट इज़ लिखना है। सो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, 3R2 वाला होगा। तो 3 1 -1 3 1 -1 ये वाला 3 से मल्टीप्लाई 3 9 एंड 3, ये वाला -1 1 एंड 3, ये बन गया आपका 3R2। अभी मुझे सपोज ये करना है, C2 कॉलम नंबर 1 ये है, कॉलम नंबर 2 ये है, दिस इज़ कॉलम नंबर 3। जो भी परफॉर्म करना है, जो भी ऑपरेशन करना है वो C2 में करना है। कैसे मालूम पड़ा, जो भी नंबर आएगा ये C2 एरोज़ की तरफ है, मतलब ये इसमें परफॉर्म करना है। सपोज ये भी नहीं दिया होता तो इससे मालूम पड़ जाता है पहला नंबर कौन सा, मतलब पहला कॉलम कौन सा, C2, तो C2 में करना है। तो वो तो अच्छा है कि तुमको ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो C2 - C4, तो C2 - 4C1 इज सेम एज, पहले वाला कॉलम एज इट इज लिखूँगा 3 1 -1। C2 में क्या करूँगा, ये सेकेंड कॉलम में मैं क्या करूँगा, C2 यानी कि 3 एज इट इज -4 इंटू फर्स्ट वाला, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। C2 मतलब सेकेंड कॉलम का जो नंबर है वो एज इट इज -4 इंटू फर्स्ट कॉलम का नंबर 3 एज इट इज। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, C2 मतलब ये वाला C2, ये सब C2 है, ये 3 एज इट इज -4 इंटू C1 एज इट इज। तीसरे कॉलम के सेकेंड कॉलम में, सॉरी तीसरा कॉलम बोल रहा हूँ, C2 क्या होएगा बताओ, 1 -4 इंटू C1 क्या है, -1। बाकी क्या करूँगा मैं, ये वाला लास्ट वाला कॉलम एज इट इज -1 1 एंड 3, सो दैट इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज 3 1 -1, ये कितना हो जाएगा 12 1 -12 -11 3 -4 -1, दिस विल बी +5 -1 1 एंड 3, ये लास्ट वाला कॉलम एज इट इज़, ठीक है। आई होप कि आज जो हमने सीखा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।